कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज का आरोग्य प्रोग्राम डेंगू और मलेरिया से जुड़ा हुआ, जो इस मौसम में खास तौर पर पनपना शुरू होते हैं और ये चक्र जो है कब से कब तक चलता है, डेंगू मलेरिया का किस वजह से होते हैं, क्या मच्छर इसमें जिम्मेदार होता है, क्योंकि सबको पता है कि मच्छर होता है खास तरह का जो डेंगू और मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है, और किस मौसम में ये पनपते हैं। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं डॉक्टर डीजे रैना, जो कि स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट हैं JNK के। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर डीजे रैना। थैंक यू संजीव जी। डेंगू और मलेरिया दो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं और मच्छर इसमें एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से होता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डेंगू और मलेरिया में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? सबसे पहले जैसे आपने बताया कि मच्छर है, जो मलेरिया में वो एनोफिलीज मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, और डेंगू में जो होता है एडीज मच्छर होता है। तो ये जो मच्छर होता है एक्चुअली ये काज ऑफ द डिजीज नहीं है, इट इज ओनली द वेक्टर। इट ट्रांसमिट्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे जो पर्सन है जिसमें इन्फेक्शन अभी नहीं है वो कैरियर टाइप का। हाँ, कैरी करता है। अच्छा। जैसे डेंगू में वायरस कैरी करता है और इसमें पैरासाइट कैरी, प्लाज्मोडियम उसको कहते हैं मलेरिया में जी, वो कैरी करता है। हाँ जी। तो मौसम की बात करें तो किस मौसम में डेंगू मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कब से कब तक साल भर में किस महीनों में होता है ये? मलेरिया तकरीबन 1 महीना पहले से इसका शुरू होता है, जैसे जून से ज़्यादा केस बढ़ने शुरू होते हैं, और डेंगू के जुलाई से ऑनवर्ड्स केस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेन इसका रिलेशन है रिगार्डिंग द टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है। अगर टेम्परेचर 16 से 30 डिग्री के बीच में है, इट इज़ द आइडियल टेम्परेचर होता है। तो इसके ऊपर नीचे टेम्परेचर में भी हो सकता है, बट दिस इज ये आइडियल टेम्परेचर होता है। और ह्यूमिडिटी 60 से 80% के बीच में ह्यूमिडिटी है, और यूजुअली ये देखा गया है कि बरसात और इमीडिएटली बरसात के बाद में ये इनके लिए बड़ा प्रतिकूल एनवायरनमेंट रहता है। मतलब पानी एक फैक्टर है जो मलेरिया और डेंगू को फैलाता है। बिल्कुल, पानी फैक्टर है कि जहाँ पर भी पानी स्टैग्नेट होता है वहाँ पर ये मच्छर पनप सकता है। अभी जो मौसम जा रहा है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है डेंगू और मलेरिया की नज़र से? सबसे पहले साफ सफाई रखनी है घर के अंदर बाहर, और घर के अंदर और बाहर पानी जमा नहीं होने देना है हमने। तो अगर हम छत से ही बात करें, छत में टैंकियाँ होती हैं, उनका ढक्कन खुले नहीं रहने देना है, बिकॉज देखा गया है कि आंधी तूफान में इनके ढक्कन उड़ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। जी। और अगर एक भी टंकी का पूरे मोहल्ले में ढक्कन खुला रह गया, वो पूरे मोहल्ले के लिए मच्छर का स्टोर हाउस बन जाता है। पूरे मोहल्ले में वो मच्छर फैला सकता है। और कहीं कहीं पर जैसे 2-2, 3-3 दिन के बाद पानी आता है, या कहीं से लाना पड़ता, पानी स्टोर करना पड़ता बड़े बड़े यूटेंसिल्स में, तो उन यूटेंसिल्स को भी और इन टैंकियों को भी टाइटली लिड रखना, ढक्कन रखनी है, ताकि इनमें मच्छर या इसका लार्वा पनप ना सके। जी। इसके अलावा जैसे छत पर नहीं सोना है, काफ़ी लोग छत पर सोते हैं, छत पर मच्छर काट सकता है। और घर से बाहर जब निकलें तो पूरे बाजू के कपड़े और टांगों को ढकने वाले कपड़े पहन के जाने हैं, और खिड़कियों और दरवाजों पर जालियां लगानी है, और वो खिड़कियां बंद भी करनी है जी। इसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग करें, अगर मच्छर हैं एंटी मॉस्किटो की क्रीम, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का प्रयोग करें। और इसके अलावा जैसे एयर कूलर्स हैं, हवा को ठंडे करने के काम आते हैं, या पक्षियों के प्याले हैं जिनमें उनके नहाने के लिए, पीने के लिए पानी रखते हैं, वो हफ्ते में 1 या 2 बार खाली करने हैं। मनी प्लांट की बोतल्स हैं, या जहाँ जहाँ पर भी पानी जमा होने की संभावना है, उनको हफ्ते में 1 या 2 बार खाली करने हैं, अगर तो वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो अगर तो डिस्कार्डेड आइटम्स है, जैसे डिस्कार्डेड टायर्स हैं, जैसे डिस्पोजेबल गिलासेस हैं, डिस्पोजेबल बोतल्स हैं, नारियल के खोल होते हैं, या ट्री होल्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी पानी जमा होने की संभावना है, वो डिस्कार्डेड आइटम्स हमने डिस्ट्रॉय करने हैं, ताकि वो संभावना हमारी दूर हो जाए। और घर के बाहर अगर एक बार और जाएं तो हम देखते हैं कि कहीं पर खड्डे होते हैं जहाँ पर पानी जमा होता है। कोशिश करने है कि अगर इन खड्डों को भरा जा सकता है, या इनकी जियो टैग्ड पिक्स जो है म्यूनसिपैलिटी को भेजें। अगर पीएचई की कोई पाइप लीक हो रही है, वहाँ से पानी जमा हो रहा है, तो उसकी जो पिक है पीएचई डिपार्टमेंट को भेजें, ताकि उन पर एक एक्शन हो सके। तो इसके अलावा
जैसे फिर वापस घर में आते हैं, कुछ फ्रिज के पीछे एक ड्रिप ट्रेज होती है जिसमें पानी जमा होता है, उनमें लार्वा देखा गया पनपता है, या जैसे भी कहीं पर भी मान लीजिए इवन 5 ml पानी कहीं पर जमा हो तो उस 5 ml पानी में भी मच्छर पनप सकता है। जी जी जी। हाँ जी। और नालियां ब्लॉक होती हैं जो, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए नालियां अगर जमा ब्लॉक हों, वहाँ पर गंदा पानी है तो उसमें एक क्यूलेक्स मच्छर पनप सकता है जी। तो क्यूलेक्स मच्छर जापानीज एनकेफेलाइटिस एक दूसरी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, उसको बढ़ावा दे सकता है। वो डिजीज जैसे हमारे 2016 में एक केस आया था, यहाँ पर अभी है नहीं, वो एंडेमिक नहीं है, बट हो सकती है अगर हम वो इसके प्रतिकूल वो एनवायरनमेंट बने। गांव देहातों की भी बात करें अगर, तो वहाँ पर बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी जमा होता है। हाँ जी। और अभी गर्मियों में जैसे अभी तो जैसे बारिशें कहीं हो रही हैं कहीं नहीं हो रही हैं, तो जहाँ पे बारिशें हुई हैं पानी जमा होता है तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है तो वो वहाँ पे किस तरह से अपना ध्यान रखें? देखिए अगर तो वो मैनेज कर सकते हैं कि वो पानी को खाली कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर मतलब वो बियॉन्ड मैनेज, एक गैम्बूजिया फिश होती है, गैम्बूजिया फिश पॉन्ड्स में डाली जाती है। अच्छा। तो मच्छरों के लार्वे को खाती है, तो उससे भी मच्छर की रोकथाम हो सकती है। और जो अभी सभी प्रिकॉशंस की बात हुई वो भी करनी है, जरूरी है। जी 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 जी। कुछ भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं लोगों की, जैसे जो मच्छर है डेंगू का वो नीज के नीचे नीचे ही काटता है और शाम के टाइम पे ही काटता है। कोई ऐसा टाइम फिक्स होता है या जगह फिक्स होती है काटने की, या कहीं भी काट सकता है, किसी टाइम भी काट सकता है डेंगू का मच्छर? देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपसे बात करी कि टांगों को ढक के निकलें, घर से बाहर रहें, टांगों को ढकने वाले कपड़े पहने। नीज के बीनीथ भी काट सकता है, लेकिन ऊपर भी काट सकता है, बॉडी के ऊपर वाले पोर्शंस में भी काट सकता है। और यूजुअली ये एक डे बाइटर है जो डेंगू वाला है, और मलेरिया का जो मच्छर है यूजुअली रात को काटता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बाकी टाइम्स में भी काट सकते हैं। और क्या क्या लक्षण है जो उसे दिखते हैं और उसको जाना चाहिए डॉक्टर तक और टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए अगर हम लक्षण की बात करें, अभी अगर डेंगू की बात करें जी, डेंगू में हाई ग्रेड फीवर होता है, जैसे फ्रंटल हेडेक कहते हैं, जो ललाट होता है, माथा होता है, उस पर हेडेक होती है यूजुअली, और आँखों के पीछे दर्द होती है, और जो आई बाल्स के घुमाने से वो दर्द बढ़ती है, और इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स में पेन होती है, नाशा होती है, जिस्म पर रैश हो सकता है, और जी मिचलाना जिसे कहते हैं, ये यूजुअली डेंगू में होता है। तो मलेरिया में भी यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होता है, और इसके साथ ठंड लगती है, इसमें अनकॉन्शियसनेस होती है, बेहोश हो सकता है, और कमज़ोरी होती है, और इसमें दौरे भी पड़ सकते हैं। ये जो मेन लक्षण है। जहाँ तक आपने ट्रीटमेंट की बात करी, जो डेंगू में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और ना इसका अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल है। इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। एंड जैसे घर में अगर है तो होम मेड फ्लूइड्स लेने, एडिक्वेट क्वांटिटी में लेने हैं। नारियल का पानी है, लस्सी है, ORS है, फ्रूट जूसेस वगैरह लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, और एडिक्वेट को रेस्ट करना है। इसके अलावा जब भी इनको लगे कि भाई बुखार है, ज़्यादा बुखार है, मलेरिया में भी डेंगू में भी, नियर बाई हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहाँ पर इनके टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट भी निःशुल्क अवेलेबल है। और मलेरिया में एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो हम दे सकते हैं, उससे मलेरिया ट्रीट हो सकता है। जी, आप स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट हैं, और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इन दिनों बहुत ज़्यादा चलती हैं और लोगों की फेवर में होती हैं? फ्यूमिगेशन भी हमने देखा है कई बार करवाते हैं। जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की एक्शंस का है, सबसे पहले हमारे वर्कर्स हैं वो 15 दिन में एक बार जाते हैं लोगों के घरों में, वहाँ पर देखते हैं फीवर केसेस तो नहीं है, पिछले 15 दिन में फीवर केस तो नहीं आया, कोई गेस्ट तो नहीं आया। IEC एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस करते हैं, और स्लाइड करते हैं। अगर कोई जिनको मलेरिया का डाउट है उसका स्लाइड कलेक्ट करते हैं। अगर किसी का डेंगू का डाउट है तो उसको नियर बाई इंस्टीट्यूशन में का गाइड करते हैं, जहाँ पर आपका टेस्ट हो सकता है वो बता देते हैं। और इसके अलावा IEC एक्टिविटीज़, जैसे फॉर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ इन जनरल मासेस, जैसे आपके साथ बात हो रही है, TV रेडियो पर इंटरव्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट में मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस में, हमारी न्यूज़पेपर्स में हमारी रेगुलरली जो अवेयरनेस मैसेजेस आते रहते हैं। इसके अलावा पूरी प्रिपेयर्डनेस हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर तो ऐसा कोई आउटब्रेक हो तो हमारे एडिक्वेट ड्रग्स
एडिकेट इक्विपमेंट्स, लैब्स फुली इक्विप्ड है, और जो इंसेक्टिसाइड्स है, फॉगिंग की जैसे आपने बात करी, जो उसमें इंसेक्टिसाइड्स है, स्प्रे पंप्स, मशीन्स वगैरह पूरी फंक्शनल है। हॉस्पिटल्स में जो डिजिग्नेट किए गए बेड्स एंड वार्ड्स डिजिग्नेट किए गए डेंगू के लिए कि अगर ऐसा हो तो अब हम रेडीनेस में रहें। इवन अगर प्लेटलेट की कहीं पर ज़रूरत पड़ी है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये हमने प्रबंध किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी है, जिसको ज़रूरत हो टेस्टिंग फैसिलिटी पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होती थी, लेकिन अब पिछले साल से ब्लॉक लेवल पर भी अवेलेबल है। जो भी पेशेंट है जिसको डाउट है डॉक्टर को, तो उसका वो ब्लॉक लेवल पर सैंपल लेते हैं और वो सैंपल ट्रांसपोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वहाँ पर उसका उसी दिन टेस्ट होता है, और वो थ्रू टेलीफोन या थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल उसी दिन उनको कम्युनिकेट किया जाता, ताकि पेशेंट को इतना दूर ना आना पड़े। हो सकता है पेशेंट ना भी आ पाए, तो उसको अर्ली डायग्नोज होता है, तो अर्ली डायग्नोसिस की वजह से उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलता है। और ये एक पब्लिक हेल्थ एक्शन भी जहाँ पर स्प्रे फॉगिंग वगैरह करनी है वो हम करते हैं, ताकि ये बढ़ ना पाए और इससे ट्रांसमिशन में भी ब्रेक हो सकती है। तो जो लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब पानी जमा है तो उसको वैसे ही रहने दें, तो उसके बारे में आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बोलूँगा सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन नुकसान कर सकती है, कॉम्प्लिकेट कर सकती है इशू। खुद के डॉक्टर ना बने। जी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दूर दराज का इलाका है या रात का समय है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो बुखार चूंकि मलेरिया और डेंगू दोनों में कॉमन है, तो वो एक पैरास्टामॉल की टिक्की एज ए फर्स्ट एड खा सकते हैं। और इसके अलावा नलके की पानी की पट्टी करनी, बिल्कुल वो फ्रिज या फ्रीजर के पानी की नहीं करनी, टेपिड स्पॉन्जिंग कहते हैं इसको। एडिकेट क्वांटिटी में फ्लूइड्स लेने हैं और एज सुन एज पॉसिबल नियर बाई हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाके फिर अपना वो टेस्ट और इलाज करवा लें। रैपिड टेस्ट को ना प्रेफर करें, रैपिड टेस्ट इज मिसलीडिंग, इरिलायबल नहीं है। बेटर है एक एलिजा टेस्ट होता है इन डेंगू और मलेरिया में, स्लाइड एग्जामिनेशन है, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वो कराएं। रैपिड टेस्ट अवॉइड करें। अगर कोई बाहर से कोई केस आए तो हमने निश्चिंत नहीं होना है कि भाई यहाँ पर है ही नहीं डेंगू मलेरिया, ये तो बाहर का केस है, क्योंकि यहाँ के मच्छर वो बाहर वाले केस को भी काट के यहाँ के लोगों में डेंगू या मलेरिया फैला सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और मच्छर जो जितना छोटा होता है उतना खतरनाक भी हो सकता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। सफाई का और स्वच्छता का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। ये वैसे भी हमें करना ही चाहिए, साल भर अपने पूरे जीवन भर सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीजे रैना, आप स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट हैं जम्मू व कश्मीर के, और आपने हमें समय दिया, डेंगू और मलेरिया के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया।